गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक नॉर्मली जो बात हुई मूविंग चार्ज पे लगने वाले फोर्स की बात हुई। तो एक बात कह सकते हैं कि करंट अगर किसी वायर में फ्लो कर रहा है, करंट अगर किसी वायर में फ्लो कर रहा है तो उसमें भी तो मूविंग चार्ज ही है। उस मूविंग चार्ज पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। तो आज हम करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स की बात करें। ओके, चलो बात वही है, लेकिन उसको हम करंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो इसको कैसे किया जाए। मान लो यहां पर मैं एक वायर ले लेता हूं, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। एल लेंथ का वायर है जिसको कि थोड़ा सा मैं इनलार्ज करके दिखा रहा हूं। ये हो गया एल इसका लेंथ। इसके जो चार्ज पार्टिकल हैं वो वीडी स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। करंट में हम पढ़ चुके हैं कि जब करंट वायर में फ्लो करता है तो ड्रिफ्ट स्पीड वीडी से फ्लो होता है चार्ज पार्टिकल का। ओके, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड में है। मान लो इस तरह से हम दिखाएं। ओके, अब हम जानते हैं कि भाई जो चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स होता है वो क्यू वी डी क्रॉस बी होता है। यही हो ना, क्यू वी क्रॉस बी। पर वहां एक तरह से कहें कि यहां क्यू के जगह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मूव कर रहे हैं, वी की जगह ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं। करंट में हम जान चुके हैं कि करंट इन अ वायर जब होता है तो उसमें चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन करंट ये ड्रिफ्ट स्पीड से फ्लो करते हैं। तो अब चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में। मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो वीडी और फील्ड के बीच का डायरेक्शन कितना हो गया? साइन 90 लिख दिया 1। ओके, अब हम यहां ई ना लिख के अभी क्यू ही रहने दें। कारण एक इलेक्ट्रॉन नहीं है ना जी, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम इस पूरे वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात कर रहे हैं। अगर इसका एरिया, तो अब एक काम कर किया जाए कि इस पूरे वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है ये निकाल लेते हैं। तो देखो यहां पर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एल है तो क्या ये इसका वॉल्यूम हो गया? और हम कहते हैं कि एन क्या है भाई? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ए इंटू एल इंटू एन। तो इस एन के करस्पॉन्डिंग चार्ज कितना हो गया? क्या हम कह सकते हैं ए एल एन ई? ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए। इस चीज को मैं यहां से उठा के यहां ला रहा हूं। क्या हो गया? ए एल एन ई वी डी बी, यही हो गया। चलो यहां तो हमने दिखा दिया था कि फील्ड अगर परपेंडिकुलर है, तो अगर हम जनरलाइज भी करके चलें तो हम इसको कैरी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसको जनरलाइज फॉर्मूला बनाए तो लो इसको कैरी कर लो, इसको कैरी ही कर रहने देते हैं। ओके, अब देखो, आप जानते हो करंट में जो हमने पढ़ा कि करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला आया था। करंट डेंसिटी मींस करंट डिवाइडेड बाय एरिया। अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है तो आई डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट डेंसिटी बन जाता है। उसका एक ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म्स में एक फॉर्मूला आया था। तो यहां से हम घुमा फिरा के ड्रिफ्ट स्पीड से करंट में जाना चाह रहे हैं इस फॉर्मूले को। तो देखो अगर यहां पर आप I इक्वल टू एन ई वी डी ए, एन ई वी डी ए इतना मेरा बन गया I। एन ई वी डी ए इसको एक तरफ लिख लो, एन ई वी डी ड्रिफ्ट स्पीड ए और एल एल क्रॉस बी। अब ये बन गया मेरा I, ये बन गया मेरा I, ये बन गया मेरा I। तो ये हो जाएगा आई एल क्रॉस बी।
तो फोर्स जो एक चार्ज के वेलोसिटी के टर्म्स में था, अब करंट कैरिंग वायर आई और उसके लेंथ के टर्म्स में आ गया। क्या फोर्स हमें मिला? फोर्स इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो ये दोनों फॉर्मूला वहां फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के करस्पॉन्डिंग यहां मिल गया एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर छोटा सा एलिमेंट होता, इतना डी एल होता, तब हम कह देते कि डी एफ फोर्स लग रहा था उस पे, और हम कह देते कि उस पे आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी। इस आईडीएल को हम कहते हैं करंट एलिमेंट। चल, और ये स्ट्रेट के लिए है, क्योंकि आईडीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट है आईडीएल और क्रॉस बी है ये, ओके। तो आई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पर आईडीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो किसी वायर ये एक स्ट्रेट वायर में हम कहें कि आई करंट फ्लो कर रहा है और इसका लेंथ एल है, तो इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये वाला, लेंथ जिधर करंट फ्लो कर रहा है वो आई एल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इस फॉर्मूले का जरा एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे। अब ये तो बात हो गया कि करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगाया, और ये कितना लगाया। तो डिफरेंट शेप के करंट कैरिंग वायर पे इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं। चलो इरेज करो। आपने कहा कि वायर ऐसा है, तब इस पे फोर्स आ गया जी आई एल, और मान लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो आई एल बी करंट ऐसे। पर अगर ये थोड़ा सा जिगजैग फॉर्म में है, ऐसे है वायर, अगर ऐसे है वायर, तो ये फॉर्मूला मेरा स्ट्रेट एलिमेंट के लिए है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रेट एलिमेंट ले लेंगे। मान लो इसमें करंट ऐसे है, यही है ना करंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये इसका एंडिंग पॉइंट बी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ए से बी को मिला देना है, और इस वायर का इक्विवेलेंट मुझे ये मिल गया, ये वायर। और अगर इसका लेंथ एल है, मुझे इस लेंथ से मतलब नहीं है, फिर मुझे इस स्ट्रेट लेंथ से मतलब है। ये फॉर्मूला स्ट्रेट वायर के लिए एप्लीकेबल है, हम उसके स्ट्रेट बना लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सीधा हो जाएगा, ये है, तो फिर आई एल बी लग गया। क्लियर? इसके इस चीज का न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बड़ा जबरदस्त है। देखिए, एफ इक्वल टू फॉर्मूला हमने क्या लिख लिया, यहां पर मैं लिख लेता हूं आई एल बी साइन थीटा, जहां परपेंडिकुलर होगा थीटा 90 डिग्री, एफ इक्वल टू आई एल बी। अब इस चीज को देखो, मान लो कि हमें दे दिया इस तरह का सिचुएशन कि ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, ओके, जिसका रेडियस आर है, और ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है। क्या करोगे आप, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, क्या इसका एंडिंग पॉइंट, सेमी सर्कल मिला दो जी, बस ये बन गया। अब इससे मुझे मतलब नहीं है, इसका लेंथ आप जानते हो, अगर रेडियस आर है तो ये लेंथ कितना बन गया, डायामीटर के बराबर 2r। तो फॉर्मूला क्या हो गया, I इंटू 2r इंटू मैग्नेटिक फील्ड भी 2IRB साइन 90, फील्ड परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट हमने निकाल लिया। ओके, देखो अब और केसेस देखो। मान लो कि एक स्क्वायर लिया हमने, स्क्वायर के अभी तीन ही साइड ले रहे हैं, और इस तीन साइड पे मुझे पता है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई। ओके, अब कोई आपसे पूछे कि इस पे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दो, इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, बस सिंपल उठाओ पॉइंट ए, ये हो गया फिनिशिंग पॉइंट, ए से बी को मिला दो,
अगर ये सब एल था, ये भी एल हो गया। भूल जाओ ये सबको भूल जाओ। स्टार्टिंग से ए से बी पे करंट गया ना, ए से बी पे करंट दो। अब इस पे सिंगल, ये सिंगल बन गया, इक्वल टू सीधा सीधी लगा दो आई एल बी। मत सीधा सीधी स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से जोड़ो स्ट्रेट लाइन से, और वो हो गया। अब जरा सा इसमें देखो कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, ये लेंथ को मैंने जोड़ दिया और इक्विवेलेंट लेंथ के करस्पॉन्डिंग मुझे फोर्स आ रहा है। अब इसमें मैं जरा सा चेंज करूं, देखो अगर यही स्ट्रक्चर मैं लूं, यहां से स्टार्ट किया, यहां गया, फिर यहां आया स्क्वायर, और फिर यहां आया, राइट। करंट ऐसे, ये और इसमें करंट ऐसे है। तो इस बार आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये बन गया, इस बार आपका एंडिंग पॉइंट ये बन गया। और ये मैं कहूं कि अगर आधा है तो इस बार फोर्स स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, इसको आपने जोड़ा और इसके करस्पॉन्डिंग आई L/2B बन गया, L/2B। क्लियर? और थोड़ा कम करो, इसको मैं यहां लाऊं, सो दैट अब सीधे L/4 ही बच गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये मिला करके आई L/4B। ऐसे ही करते करते अगर मैं इस वायर को ऑलमोस्ट यहां टच करा दूं तो स्टार्टिंग पॉइंट भी वही, एंडिंग पॉइंट भी वही, L0, तो फोर्स 0। तो यहीं से निकल के आया कि अगर एक क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप है, अगर एक क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप है तो ए से स्टार्ट और ए पे ही खत्म, फोर्स 0। समझ में आई बात? क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप है, चाहे वो किसी भी शेप का हो, चाहे वो यूनिफॉर्म इक्विलेटरल बना दिया, चाहे स्क्वायर बना दिया, और अगर यूनिफॉर्म ना भी है, जिगजैग शेप भी है, तो भी कोई बात नहीं। अगर ये क्लोज्ड है तो ये बात जनरलाइज्ड हो गई कि इस क्लोज्ड लूप में, करंट कैरिंग लूप में, जो इस मैग्नेटिक फील्ड में है, विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, यहां पर कोई फोर्स नहीं होगा। बात समझ में आई? ये बात क्लियर? ओके। चाहे किसी भी शेप का हो। याद करो ये चीज जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे, तो जब आप डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैट में किसे कहते थे आप? -q + q। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। नॉर्मली हम 2a लेते थे। जब इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता था तो वो भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता था, कारण यहां QE ऐसे इस डायरेक्शन में और इस नेगेटिव चार्ज पे QE इस डायरेक्शन में, ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेता था, नेट फोर्स 0 होता था। ये डाइपोल पे नेट फोर्स 0 होता था। यहां हमें मिल रहा है क्या कि क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप पे फिर से मैग्नेटिक फोर्स 0 है। तो ये रिजेम्बलेंस हम आगे चल के देखेंगे कि अ क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फोर्स नहीं लगा, या यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो बात बदल जाएगी। और अ करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। मतलब क्या कि अ करंट कैरिंग लूप आपका मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। इस चीज को हम आगे देखेंगे भी। चलो, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इस फॉर्मूले पे कुछ और प्रॉब्लम, क्वेश्चन देखते हैं। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। कितना मास? चलो भाई डेटा लिख लें पहले। मास मेरा है 200 ग्राम, 200 × 10⁻³ kgSI में कन्वर्ट करते चले। लेंथ हमारा है 1.5 मीटर। कैरीज अ करेंट ऑफ करंट है इसमें 2 एम्पियर। और इट इज ये वायर, मान लेते हैं कि ये वायर, चलो x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, ओके, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ओके। ये वर्टिकल हवा में ऐसे लटका हुआ है, इसमें करंट आई है, इसमें कोई धागे का सपोर्ट नहीं है बल्कि मैग्नेटिक फील्ड ने इसको टांग के रखा है। तो देखो, अब वही पूछ रहा है कि अगर ये मिड एयर में फ्रीली टंगा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है।
सबसे पहले देखो कि इसका अपना mg ही को मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर रहा होगा ना, और मैग्नेटिक फोर्स ये है I, और मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ ले लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है, तो देखो IL करंट एलिमेंट क्रॉस B, फोर्स आ गया ऊपर की तरफ, जो इसके mg को बैलेंस कर रहा है। ओके, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स ही इसके mg को बैलेंस कर रहा है, तो ठीक है। यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना कि नॉर्मली जब भी कोई वेक्टर प्रोडक्ट होता है, हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हम डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं, A क्रॉस B, ऐसे ऐसे ऐसे। यहां पर इस केस में एक रूल और दिया है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नॉर्मली हम उसे एप्लीकेशन करें ना करें हमारी मर्जी है, पर जान लो कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, कभी कभी बोर्ड में आ भी जाता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये कहता है कि मान लो कि करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन हम इससे निकालेंगे, जो हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते थे। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक, आप ना अपने लेफ्ट हैंड रूल, ये बेसिकली लेफ्ट हैंड रूल है तो हम लेफ्ट हैंड ही यूज करेंगे, और लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, थंब को, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे कर लो। कैसे? पहले देखो, पहले ऐसे है, ओके। अब थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर ऐसे, मतलब तीनों एक दूसरे पे 90 हो, ये XYZ टाइप बनाए। बात क्लियर यहां तक? अब इधर हम दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा होगा, ये फोर फिंगर होना चाहिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये होना चाहिए करंट की तरफ, तो ये हो देगा मेरा फोर्स, ये होगा मेरा फोर्स, ये फोर्स देगा, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मतलब ये B की तरफ होना चाहिए, और ये I करंट की तरफ होना चाहिए। फिर से याद रखो, फोर फिंगर किधर होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। ये किधर होना चाहिए? मिडिल फिंगर, करंट की तरफ। उस केस में मेरा थंब क्या देगा? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, अगर हमने इसको ऐसे रखा है तो देखिए यहां पर इस केस में अप्लाई करें, हमने तो IL क्रॉस B से फटाक से निकाल दिया ऊपर। अब जरा देखें इसको लगा करके, ये क्या? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, लो इसको मैंने अंदर की तरफ कर दिया, और ये क्या था? करंट, लो ये मैंने ये मिडिल फिंगर को कर दिया करंट की तरफ, ये देख रहे हो करंट की तरफ, तो देख रहे हो ये दे रहा है, ये फोर्स आया ऊपर। पर सिर्फ जानने के लिए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ऐसे निकालते, वरना फटाफट लगाओ यार, IL क्रॉस B खत्म। ओके, तो ये प्रेजेंट केस में हमें क्या दिया हुआ है कि भाई इसके डाउनवर्ड वजन को कौन बैलेंस कर रहा है? अपवर्ड वाला मैग्नेटिक फोर्स। कितना होता है मैग्नेटिक फोर्स आपका? FM इक्वल टू ILB, राइट? और ये मैग्नेट, ये mg को बैलेंस कर रहा है, mg ILB के बराबर हो गया। तो यहां से मुझे वही B निकालना है ना। क्या पूछ रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड है? तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? mg बाई IL। B इक्वल टू मेरा mg बाई IL। कितना मास था? मास है मेरा 200 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -1 कर लें। और G कितना है मेरा? G 10 कर लो, नहीं कुछ दिया हुआ है तो। I मेरा है 1.5 और L मेरा है I मेरा है 2 और L मेरा है 1.5। वेरी इजी कैलकुलेशन। ये देखो, ये गया 2 भी गया, ये पॉइंट को उड़ाओ तो यहां हो गया 10, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2/3, एक तिहाई होता है 0.33, 2 तिहाई हो गया 0.66। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है जी? टेस्ला। बात बन गई, सिंपल क्वेश्चन, राइट। अब इस तरह के क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन देखें, थोड़ा और वेरिएशन कर करके। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ वायर PQ, इस पिक्चर को देखिए, जिसका कि मास है कितना? 10 ग्राम, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, दैट इज की 10 टू द पावर -2 kg, इज एट रेस्ट ऑन 2 पैरेलल मेटल रेल्स। ये हॉरिजॉन्टल पिक्चर समझिए,
ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल मेटल रेल्स पे ऐसे हैं, और फील्ड वर्टिकल मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, फील्ड को हम ऐसे समझ लें। ये पिक्चर मेरा हॉरिजॉन्टल है और फील्ड वाला है वो वर्टिकल, राइट। ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो देखिए, a wire PQ of mass 10 gram is at rest on two parallel metal rails. The separation between rails, इस सेपरेशन की बात कर रहा है, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 4.9 सेंटीमीटर। ये डेटा देखिए, ये 4.9 सेंटीमीटर जब भी दे तो ये देखिए 9.8 का आधा है। तो यहां अगर कहीं G रखना हो तो 9.8 रखिएगा, 10 नहीं, ताकि ये इससे कट जाए, राइट। 4.9 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड 0.8 टेस्ला is applied perpendicular to the rails, right, perpendicular to the rails। यानी अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में, यहां वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ओके, फाइंड म्यू मिनिमम, फाइंड म्यू मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू सो दैट द वायर डज नॉट स्लाइड। ओके, so that the wire does not slide on the rails, so that the wire does not slide on the rails। given resistance 20 ohm, resistance मेरा है 20 ohm, और अप्लाइड वोल्टेज हमने दे रखा है 6 वोल्ट। ओके, कहानी क्या बनेगी, कहानी ये बनी कि ये बैटरी, इसमें करंट ड्राइव किया, इसमें करंट आया I। अब इसमें करंट जब आई आया तो ये करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड में है। आप देखिए, करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड में ये खिसकना चाहेगा उधर, पर इसको कौन नहीं खिसकने देगा, फ्रिक्शनल फोर्स। यहां अगर ये पड़ा हुआ है, इस प्लेन को मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन मान रहा हूं और ये वर्टिकल प्लेन, तो अगर ये ऐसे पड़ा हुआ था रेल पे, ट्रैक पे, तो ये चीज इधर खिसकना चाह रहा है, इसका वजन उस ट्रैक पे आ रहा था। तो फ्रिक्शनल, अगर यहां फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, म्यू इंटू एन। ओके, तो ये वायर का वजन mg पे नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू mg आ गया। ओके, मेरा नॉर्मल रिएक्शन मिल गया mg। तो फ्रिक्शनल फोर्स ही ना मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स मेरा हो गया म्यू n, म्यू मिनिमम की बात कर रहा है, यानी वो अपना पूरा का पूरा जोर लगा देगा, ठीक है। ये हो गया ILB, राइट। अब म्यू यहां नॉर्मल mg के बराबर हो गया, उसका वजन mg नीचे तो नॉर्मल ऊपर, इक्वल टू ILB। हमसे क्या पूछ रहा है, म्यू की वैल्यू, ILB डिवाइडेड बाई mg, यही आ जाएगा। म्यू मिनिमम ये आ जाएगा मेरा, कम से कम म्यू इतना होना चाहिए ताकि इसको ये बैलेंस कर पाए। अब इस वैल्यू को निकाल के जरा देख लिया जाए कितना होता है। इस वैल्यू को निकालते हैं। ILB, I की वैल्यू कितना है, I की वैल्यू है, निकालना पड़ेगा, I यहां से निकालना पड़ेगा, V/R हो जाएगा ना, ये V और ये R दे रखा है इसका, तो इसको और कर लेते हैं, मैं V/R LB/mg, ये बन गया। अब V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट दिख रहा है, तो म्यू मिनिमम बराबर 6, लेंथ कितना है, मैंने क्या कहा था 4.9 है, 4.9 ही रखेंगे, कारण 9.8 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4.9 इंटू 10⁻⁻²। VLB मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.8, चलो 8 इंटू 10⁻⁻1 रख दिया, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना 20, मास कितना 10⁻², ऊपर गया 10⁻², और G आप 9.8 रखेंगे हम, राइट। तो 4.9 से 2 9.8 कटा, इसके इसलिए हमने 9.8 रखा, 10 नहीं रखा है। और यहां देखिए 20 दूना 40, 20 दूना 40, एक काम कर सकते हैं, ये 2 दूना 4 करेंगे, 8 को उड़ा देंगे, तो ये 0 को मैं 10⁻⁻1 करके फिर ऊपर भेज दे रहा हूं, और 2 दूना 4 दूना 8 कर दे रहा हूं। ओके, 2 दूना 4 दूना 8 कर दे रहा हूं, तो इससे क्या होगा, अब 10⁻⁻1 10⁻⁻2 10⁻2 को गया, यानी सीधा सीधी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12,
और 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻², यानी कि 0.12 ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, 0.12 आ गया। अब जो पहला पार्ट निकालना था वो तो हो गया, ठीक है, पहला पार्ट निकालना था वो तो हो गया कि म्यू मिनिमम, फाइंड म्यू मिनिमम। इसका दूसरा पार्ट कहता है कि एनालाइज द सिचुएशन इफ म्यू इज हाफ ऑफ द अबव कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी म्यू अगर हाफ हो जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स आधा हो जाएगा। समझिए से, अगर म्यू की वैल्यू आधी हो गई तो फ्रिक्शनल फोर्स आधा हो जाएगा। तो अभी जो फ्रिक्शन है वो पूरा का पूरा आईएलबी को बैलेंस कर रहा है। अब फ्रिक्शन फोर्स आधा हो गया तो आईएलबी के आधे को तो बैलेंस कर लेगा, आईएलबी का आधा बच जाएगा उधर की तरफ, यानी नेट फोर्स उधर की तरफ आईएलबी का आधा बच जाएगा। इसको मैं मिटाऊं, ओके, यानी नेट फोर्स मुझे राइट हैंड साइड में ILB/2 बच जाएगा। तो उस केस में अगर इस पे इधर की तरफ ILB लग रहा है और इधर की तरफ फ्रिक्शनल म्यू के आधा होने के कारण ILB का आधा ही बचा था, तो नेट फोर्स इधर की तरफ मिल जाएगा ना जी, ILB माइनस IL/2। तो नेट फोर्स F नेट मिल जाएगा मुझे ILB माइनस ILB का आधा, दैट इज ILB का आधा। तब ये इधर की तरफ एक्सीलरेट करने लगेगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू F/m कर देता हूं, यानी इधर की तरफ इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा ILB/2m, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा। ओके, हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या रख करके देख लें। ओके, कितना करंट आया था, V/R, V/R LB बाई नीचे में 2m, यही है करंट, ये एक्सीलरेशन। ओके, V की वैल्यू 6 वोल्ट, लेंथ 4.9 सेंटीमीटर 10⁻⁻², मैग्नेटिक फील्ड 0.88 इंटू 10⁻⁻1 बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 20, यस रेजिस्टेंस था कहीं दे रखा था 20 ओम। ओके, 20 इंटू 2 इंटू मास 10⁻² था, ऊपर हमने करके 10⁻² कर दिया था, राइट। ये 10⁻ पॉजिटिव 10⁻ नेगेटिव से गया, और फिर हम वही कर लें, इस 2 को 20 को हटाएं तो 10⁻⁻1 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अब ये बच जाएगा, वो तो है नहीं, 6 दूनी 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 4.9, 6 दूनी 12 मल्टीप्लाइड बाई 4.9 इंटू 10⁻⁻²। तो क्या हो जाएगा, बरनवा 78 से 8 10 बच्चों को 48 और 10 58 इंटू 10⁻⁻²। तो ये वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, ये वैल्यू आ जाना चाहिए, ओ सॉरी, ये 58.8 हो गया, और 10⁻⁻² फिर इधर करेगा तो 0.588, और क्या है ये एक्सीलरेशन, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, टुवर्ड्स राइट साइड में। बात क्लियर हो गया। तो आपने इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन देख लिया कि कैसे करंट कैरिंग वायर का डिफरेंट सिचुएशन में जो फोर्स लग रहा है ILB, तो किस किस तरह के सिचुएशन में कैसे कैसे मैकेनिक से जोड़ सकता है, किस तरह के प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। अब फोर्स हमने देख लिया, हमने फोर्स देख लिया कि एक आई करंट जो कैरी कर रहा है उस पे ILB लग रहा है, ILB sin थीटा, और ये भी देखा कि अगर ये लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, ट्राइंगुलर लूप, व्हाटएवर, अगर ये लूप है तो उस पे नेट फोर्स 0 हो गया था। ओके, ये बात भी देखा, लेकिन क्या टॉर्क भी 0 हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, एक करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो आपने कहा फोर्स 0 हो जाएगा, क्या टॉर्क भी 0 हो जाएगा? तो फिर वहीं से क्यों ना रिजेम्बलेंस ले लें इलेक्ट्रोस्टैट से। देखिए, आप तो ये बात जानते हो ना जी कि जब आप एक डाइपोल को, आप तो ये बात हमने दिखा दिया कि जो करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर वही है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में है। आपने कहा कि ये रहा भाई, ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल -q + q। अब आप जानते हो कि इस फील्ड में इस पे नेट फोर्स 0 लगेगा, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर दें थीटा से,
थीटा से ट्विस्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे ये फील्ड ई यहाँ पे क्यू ई लगा रहा था और यहाँ पे माइनस क्यू लगा रहा था, तो इस आधार पे तो टॉर्क बन गया ना। और टॉर्क कितना आया था हम जान चुके हैं कि ये P क्रॉस E आता है, P क्रॉस E आता है। तो इसी तर्ज पे अब अगर एक मैग्नेटिक लूप जो कि मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर टॉर्क आना चाहिए M क्रॉस B, जहां M को हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, M को हम कहेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और मेरा E की जगह आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी। होगा ये बात। अब इस चीज को हम प्रूफ करके देखेंगे। ये तो हम अनालॉजी लेकर के कर दिए ना, अब हम इस चीज को प्रूफ करके देखेंगे। ओके, फोर्स की चर्चा हो गई, चर्चा अब हो रही है टॉर्क की। टॉर्क किस पे, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप जो कि प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हम देखेंगे कि भाई उस पे टॉर्क कितना लग रहा है, ये फॉर्मूले को लाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए मान लिया यहां पर ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, हमें पता है कि लूप पे नेट फोर्स 0 लगना है, करके भी हम देख सकते हैं। चलो अंदर की तरफ ये क्लॉकवाइज ले लें, ये इसमें क्लॉकवाइज करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर ऐसे हर तरफ। तो आप देखो IL क्रॉस अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, IL क्रॉस B ऊपर, इस पे ऊपर, इस पे बाहर। अब लगाते जाइए सब पे आउटवर्ड, सिमिट्री से ये आते चला जाएगा, ये और ये। ओके राइट, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। इसकी लेंथ को हमने कह दिया L और इसके विड्थ को हमने कह दिया B। ओके, लेंथ L और विड्थ को हमने कह दिया B। तो ये भी ILB और ये भी ILB, दोनों को मैं F से डिनोट कर रहा हूँ, F से डिनोट कर रहा हूँ। और इस पे IBB, क्योंकि इसका लेंथ B है, तो IB इंटू कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ भी वही। ओके, इसको मैंने कह दिया चलो F डैश, ये दोनों फोर्स F डैश है। इसको नाम दे देते हैं A B C D, और ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इसको, इस एक्सिस को ले लेता हूँ मैं M डैश एक्सिस, M डैश एक्सिस, और इसको ABCD हो गया, तो E कर दो और F कर दो। अब देखो ये प्लेन को मैं थोड़ा सा ना, अभी प्लेन ऐसे है, अगर मैं कोई बुक से बताऊं तो अभी आपका प्लेन ऐसे है, राइट, ऐसे। इस प्लेन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, ऐसे से ऐसे। तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो आगे आएगा और आगे वाला, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पीछे जाएगा, तभी तो ऐसे बनेगा, ऐसे से ऐसे, राइट। ओके, तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो थोड़ा ऐसे आगे आएगा, और जो ये वाला पोर्शन है वो थोड़ा ऐसे और ऐसे पीछे जाएगा। तो अब जो ये वाली चीज है वो ऐसे शेप में आ जाएगी, मतलब उसको हम ऐसे दिखा दें, ये इस नए प्लेन, ये वाला बन गया इसका, ये वाली सिचुएशन। जब हमने इसको थीटा एंगल से घुमा दिया है, इसको
इस एक्सिस के अबाउट थीटा एंगल से अंदर की तरफ घुमा दिया है। यहां पर देखो, जब ये चीज नया, ये प्लेन ये बन गया, ये वाला प्लेन ये बन गया नया, इसको मैं जैसे ए बी सी डी था तो ए खिसक करके आ गया ए डैश पे, बी खिसक करके आ गया बी डैश पे, सी खिसक के चला गया सी डैश पे, डी खिसक के चला गया डी डैश पे। ओके, ये अब ये पॉइंट एफ था, ये पॉइंट एफ था, कुछ भी ले लो, अगर मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं फोर्स को तो इसको मैं ई एफ ना लिख करके कुछ भी ले लेते हैं। एम हमने मान लिया है, एन और टी मान लेते हैं, टी। तो मेरा एन खिसक के आ गया यहाँ एन डैश पे और मेरा टी खिसक के चला गया यहाँ टी डैश पे, राइट। अब देखो, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड b/2 है लेंथ वाइज, ये b/2 है, यहां से यहां b/2 है। अब यही वाला b/2 ना ये बन गया है, यही वाला अगर मैं कहूं तो ये पॉइंट अगर O था तो OT पहले, अब थोड़ा सा पीछे जाके OT डैश बन गया है, यानी ये भी b/2 ही है। और एक चीज और देखिए यहां पर कि फोर्स अभी भी, तो अगर आप इस लूप को ऐसे देखिए, यहां पर आपने क्या किया, यहां पर फोर्स ऐसे दिखाया, यहां पर फोर्स ऐसे दिखाया, यहां पर फोर्स ऐसे दिखाया और यहां पर फोर्स ऐसे दिखाया, राइट। अब इसके अबाउट मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो फोर्स यहां पर वाला अभी भी ऐसे है, यहां पर वाला अभी भी ऐसे है, और ये आर्म अभी भी तो हॉरिजॉन्टल ही है ना, ये यहां से ये आर्म खिस्सा के थोड़ा ऐसे चला गया पर अभी भी तो हॉरिजॉन्टल ही है, तो इस पे फोर्स अभी भी तो वर्टिकल ही लगेगा, इस पे वर्टिकल ऐसे और इसके नीचे वाले पे वर्टिकल ऐसे। तो ये और ये वाला और ये यहां पर जो लग रहा ऐसे, ये दोनों मिलके एक कपल नहीं बना दिया। आप समझ रहे हो? तो इस चीज को मैं कहूं कि जो फोर्स यहां था, ये आर्म खिसक के चला गया है यहां भले ही, लेकिन अभी भी तो इस पे फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल ही है, यही फोर्स है। और यहां पर अभी भी तो फोर्स बिल्कुल इसी डायरेक्शन में है, बिल्कुल हो नीचे की तरफ और यहां ऊपर की तरफ। तो ये वाला जो फोर्स ये लग रहा था, यहां इस पॉइंट से खिसक के टी पॉइंट पे लग रहा था ना, टी पॉइंट पे ये एफ लग रहा था, अब ये टी से खिसक के टी डैश पे यही एफ लग रहा है, इधर एन पे लग रहा था एन डैश पे। तो जो सिचुएशन ये बनी, ये वाला आर्म जो प्रेजेंट सिचुएशन ये है, ये आर्म पर ये दोनों कपल बना दिए। आप निकाल के देखोगे तो वो आर्म ऐसे है, पहले क्या था, वो आर्म ऐसे था, अगर इमेजिन करो तो ये वाला ऐसे था और इस पे फोर्स ऐसे और ऐसे था। ओके, अब ये आर्म ऐसे हो गया और इस पे फोर्स अभी भी ऐसे और ऐसे ही है। तो यहां पर इस एक्सिस के अबाउट जो हम टॉर्क लेंगे, ये दोनों तो अभी भी इस एक्सिस पे ही है, कोई टॉर्क नहीं देगा। लेकिन ये देखो, ये जो b/2 लेंथ था, ये अब इंक्लाइन होके ये रहा b/2 मेरा। इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का जब हम टॉर्क लेंगे, यहां के अबाउट इसका टॉर्क लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा। यहां से आपने इसे थीटा से अंदर घुसाया है, तो यहां पर भी ये वाला एंगल, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला थीटा अगर आप कह रहे हो, तो करस्पॉन्डिंगली ये वाला भी आपको थीटा ही हो गया, ये वाला भी थीटा ही होगा। और टॉर्क, मान लो इस फोर्स का टॉर्क आप इसके अबाउट निकालना चाह रहे हो, यही एक्सिस है ना, तो इस फोर्स का टॉर्क आप इसके अबाउट निकालना चाह रहे हो, तो टॉर्क इक्वल टू होता क्या है, आर क्रॉस एफ, यही होता है आर क्रॉस एफ। अब देखो, यहां से आर, ये b/2 हो गया, b/2 क्रॉस एफ, और दोनों के बीच का एंगल थीटा वही जितना से हम इसे स्लाइट मारे हैं। तो यहां से आपका हो गया आर b/2 क्रॉस एफ। अब इस पे एफ कितना लग रहा होगा, इस आर्म का लेंथ एल था, ये लेंथ एल था ना, ये लेंथ एल था, तो
तो इस पे फोर्स लग रहा होगा इन दोनों पे ILB, जबकि इस पे फोर्स लग रहा होगा IBB। तो ये फोर्स किसके बराबर है? ILB के बराबर। तो ये फोर्स मेरा मिल गया किसके बराबर? ये फोर्स मेरा मिल गया ILB के बराबर। ओके, B/2 इंटू ये फोर्स ILB और R क्रॉस F RF साइन थीटा, तो हो गया साइन थीटा। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल थीटा, तो R क्रॉस F ये बन गया इस पॉइंट के अबाउट ये R, और R क्रॉस F के बीच ये एंगल थीटा। तो हमने लिख दिया F मेरा ILB है और R ये जो B/2 था वही ऐसे घुमा है। ओके, तो B/2 इंटू ILB इंटू साइन थीटा, राइट। अब यहां पर देखो ये दोनों तो कपल बना रहे हैं ना, तो जो यहां इस फोर्स का जितना टॉर्क देगा उतना ही इस फोर्स का दोनों मिलाकर के एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देंगे। तो टोटल टॉर्क टोटल की अगर हम बात करें, टॉर्क टोटल की हम बात करें, तो ट्वाइस ऑफ इसका B/2 इंटू ILB साइन थीटा हो जाएगा। यानी ये ट्वाइस से ये ट्वाइस गया और ये हो गया B इंटू ILB साइन थीटा, राइट। अब देखो I, L और B को एक साथ रख ले, ये इस रेक्टेंगल का लंबाई इंटू चौड़ाई है, एरिया दे देगा IB साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? इस ILB को तुम A लिख दो, IAB साइन थीटा। अब यहां पर देखो IAB को साइन थीटा को मैं IA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कर रहा हूं, IA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कर रहा हूं। और अभी हमने फॉर्मूले से इस बात को देखा था कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल का जो टॉर्क था P क्रॉस E है, तो इसका M क्रॉस B के करस्पॉन्डिंग आना चाहिए। हाँ, यही चीज बनता है M, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम कह देते हैं M क्रॉस B, जहां की ये M है क्या? IA। ये M बन गया मेरा IA, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट वो एक मैग्नेटिक, हमने कहा कि करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। और क्या होता है, अगर वो डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट क्या है? तो IA। अगर n टर्न्स होते तो ये फॉर्मूला बन जाता है NIA क्रॉस B, राइट। अगर n टर्न्स होते तो ये फॉर्मूला बन जाता NIA क्रॉस B। क्लियर ये बात? अब इस टॉर्क में आपको जो फॉर्मूला बना, उस फॉर्मूले में एक बात जरा गौर करना। आपका टॉर्क का फॉर्मूला क्या बना है? NIA क्रॉस B, ये फॉर्मूला बना है। इसका सबसे पहले इसको हमने कहा मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस B। तो एरिया वेक्टर से निकालेंगे, एरिया वेक्टर से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। और ये जो एंगल है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का है, ना कि एरिया का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन हमारा है क्या रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ओके, यहां पर बना लेता हूं। ये मैंने कहा कि ये मेरा 20 सेंटीमीटर है और ये मेरा 10 सेंटीमीटर है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का। A uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला एग्जिस्ट पैरेलल टू द लॉन्गर साइड ऑफ द लूप, यानी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है कितने का? 0.2 टेस्ला का। क्या पूछ रहा है? अब 5 एम्पियर करंट की वैल्यू हमने ले ली है ना, करंट की वैल्यू ले ली है 5 एम्पियर, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। अरे भाई, हम तो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक लूप हो, करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, उस पर कितना फोर्स लगता है? आंख मूंद करके बड़का सा 0। कोई कंफ्यूजन? पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, टॉर्क लगता है। कितना लगता है? टॉर्क इक्वल टू NIAB साइन थीटा। हमारे प्रेजेंट केस में N1 है, एक ही लूप की बात कर रहा है। हमारा एरिया हो जाएगा
20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये बन गया एरिया। मैग्नेटिक फील्ड हमारा दे रखा है जी, कितना है मैग्नेटिक फील्ड? 0.2, और करंट हमें दे रखा है, 5 एम्पियर। करें, रख दो। नंबर ऑफ टर्न आपका 1 है, नंबर ऑफ टर्न 1 है, करंट आपका है कितना? 5 एम्पियर। आपने एरिया निकाल लिया 2 इंटू 10 टू द पावर -2, मैग्नेटिक फील्ड है 2 इंटू 10 टू द पावर -1, एरिया टू मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 टू द पावर -1, 0.2 को मैंने लिख दिया, और साइन थीटा। एक चीज देखो यहां पर, ये चीज देखिए, एरिया वेक्टर इसका ऊपर की तरफ आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे की तरफ। साइन 90 कितना हो गया? 1 हो गया। तो कितना हो गया? 5 दूना 10 दूना 20, 20 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज 0.02 क्या था? टॉर्क, दैट इज न्यूटन मीटर। बात क्लियर हो गई? ओके, तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेना है, एरिया के साथ एंगल, एरिया प्लेन ऑफ द एरिया के साथ एंगल नहीं लेना है। ओके, मिटाओ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइज कितना हो गया? साइज 3 सेंटीमीटर इंटू 4 यानी कि 12 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 100 है। ओके, और फिगर दे रखा है इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए 3D फिगर है, थोड़ा सा समझ लें इसे अच्छे से। और ये मेरा हो गया, ये x, ये y और ये z। x, y और ये z, राइट। मेरा जो लूप है ये x, y, z आपस में कितने एंगल हो गए? 90 डिग्री, 90, और फिर ये भी 90, ये भी 90, ये सब आपस में 90 डिग्री हो गए। एक मेरा लूप है जो यहां से कुछ ऐसे है, XY प्लेन पे उसका एक लेंथ है ऐसे, ओके, और Z एक्सिस के अलोंग ये लूप, फिर इसका एक साइड ऐसे है, ऐसे और ऐसे, ये लूप है। ये लूप है आपका, राइट। ये लूप है, यानी यूं समझ लीजिए कि ये XY प्लेन है, ये XY प्लेन है, तो इसका जो वो लूप कुछ इस तरह से है कि उसका लंबाई XY प्लेन में है, उसका लंबाई कुछ ऐसे XY प्लेन में रह लीजिए, XY प्लेन फिर ऊपर उठा Z एक्सिस की तरफ, ऐसे आया और ऐसे, ये ठीक है, समझ में आई बात? ओके। इस ओरिएंटेशन में इसमें करंट है ऐसे 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 और ऐसे। ये एंगल मुझे थीटा, देखिए यहां से लेके यहां तक ये x और y है, तो ये एंगल पूरा 90 है, और हमें दे रखा है ये थीटा दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, ये थीटा दे रखा है। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है कि y एक्सिस के अलोंग है, दे रखा है ना, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज प्रेजेंट अलोंग y एक्सिस, इधर बना दिया। फाइंड टॉर्क। देखिए टॉर्क में सबसे बड़ी बात जो हमें है कि NIAB sin थीटा, ये थीटा निकालें। ये थीटा किसके बीच है? ये थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का है। ये एरिया ऑफ द लूप तो ये है, तो इसका एरिया वेक्टर देखिए किधर आ जाएगा। अगर मैं y एक्सिस को थोड़ा पीछे की तरफ कर दूं ऐसे, तो देखिए ये वाला एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके करंट के हिसाब से इस पे परपेंडिकुलर मैं ये बना दूं, ये इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। आप देखिए यहां से लेके ये XY के बीच में 90 था, और ये एंगल थीटा है,
ये एंगल थीटा है, और आप कह रहे हो कि इस पे ये एरिया वेक्टर है, तो फिर ये एंगल 90 नहीं हो गया, ये एंगल फिर से 90 हो गया, ये एंगल फिर से 90 हो गया। ओके, ये थीटा और ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, थोड़ा सा मैं दूसरे कलर के पेन से समझाने की कोशिश करता हूं। ये यहां से यहां तक कितना है थीटा, जबकि यहां से यहां तक कितना है 90, ये वाला एंगल 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। और अब आप देखिए पूरा XY प्लेन में यहां से लेके यहां 180 डिग्री है। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो बचा हुआ ये प्लस ये मिलके फिर से 90 होगा। इस 180 में 90 तो इसने ले लिया, तो ये प्लस ये मिलके फिर से 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो गया थीटा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे थीटा इक्वल टू भी हम रख देते तो आंसर आ जाता, पर कंसेप्ट वाइज वो गलत था, कहीं दूसरे जगह फंस जाते। थीटा इस एरिया वेक्टर के साथ, अब यहां पर देखिए एरिया वेक्टर और बी के बीच का आपको एंगल चाहिए ना, एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल चाहिए। ये है एरिया वेक्टर और ये वाई एक्सिस के अलोंग बी है, तो इनके बीच का एंगल ये पूरा का पूरा हो गया। ये एंगल यहां से लेकर के यहां तक ये एंगल हो गया। अब यहां से लेके यहां तक 180 है, तो ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। आपका यहां थीटा डैश है, बेसिकली आपका यहां थीटा डैश है, साइन थीटा डैश कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये एंगल पहले से थीटा दिया हुआ है, जबकि ए डैश और बी के बीच, ए और बी के बीच का एंगल जो है वो थीटा नहीं है, हम उसको थीटा डैश कह दे रहे हैं। तो आपका जो थीटा डैश है वो 180 डिग्री माइनस थीटा है। दिस इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर हो गई? तो अब लगाते हैं NIAB साइन थीटा। एन आपका कितना दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स है आपका 100, लिख लीजिए। तो नंबर ऑफ टर्न्स 100 है और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका 2 एम्पियर। एरिया आप निकाल चुके हो 12 इंटू 10 टू दी पावर -4। मैग्नेटिक फील्ड आपका है मात्र 1 टेस्ला। और साइन थीटा यानी साइन 180 माइनस थीटा, ये अलग बात है कि 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन थीटा ही रह जाएगा। और आपका आंसर अगर डायरेक्ट ये थीटा भी रखते तो आ जाता, बट थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी, हियर इट इज 180 माइनस थीटा। इस चीज को समझिए। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका 100 इंटू 2 इंटू 12 इंटू साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही बन जाएगा। और थीटा आपके ये दे रखा है 37 डिग्री। 37 डिग्री में आप जानते हैं कि अगर ये थीटा 37 डिग्री हो जाए तो साइन बन जाता है 3/5 और कॉस ऑफ थीटा बन जाता है 4/5। फ्रीक्वेंटली अक्सर ये वाला फिगर यूज होता है, तो मैं रख रहा हूं यहाँ 2 दूना 12 दूनी 24 और ये बच गया 10 टू दी पावर -2 और ये ओके, और ये साइन थीटा 3/5। ओके, तो कितना हो गया 72 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 कितना हो जाएगा 14 × 70 2 20 14 × 5 को 20 यानी कि 14.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 0.144। क्या निकालना था? टॉर्क, न्यूटन मीटर, राइट। तो अब आई थिंक आपको टॉर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसे मैं इरेज करता हूं और अब हम बात फिर से जो टॉर्क का फॉर्मूला है उसमें जो हमने मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन किया था I इंटू ए, हम फिर वहां आ जाते हैं। आपने I इंटू ए इसी को मैग्नेटिक मोमेंट कहा था ना, और अगर n टर्न्स हो जाए तो NIA, ये बात आ गई थी, राइट। ओके, अब मैग्नेटिक मोमेंट आप डिफरेंट जैसे सिंपल केसेस में करके देखें कि क्या हो जाएगा। मान लो ये आपका हमने XY और ये ले लिया Z, ठीक है।
चलो ये सब 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब मैं बनाऊं एक लूप यहाँ बना दूं ये, और मैं कहूं कि इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। आप आराम से बता दोगे आई क्रॉस जे इधर के की तरफ, यानी अगर इसका लेंथ एल स्क्वायर लूप लिया है मैंने, एल एल है और इसमें आई है, तो आप आराम से इसका मैग्नेटिक मोमेंट कह दोगे कि आई इंटू एल स्क्वायर किस डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में, आई क्रॉस जे के डायरेक्शन में। तो सिंगल सिंगल अगर मान लो इस बार मैं यहां पर ले लूं, यहां पर ये लूप ले लूं, ये लूप ले लूं, जो कि क्या हो गया, और इसमें करंट कह दूं मैं, चलो इसमें करंट कह दूं मैं ये सेम कहानी, ओके, सेम कहानी। क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, यानी ये जे डायरेक्शन में जाएगा। अगर वैसे ही इसमें रहता तो हम अकॉर्डिंगली ऐसे कर देते, अगर ये चीज रहता इस वाले में रहता तो फिर हम कर देते ऐसे 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 और ऐसे, तो हम कहते ऐसे इधर जा रहा आई की तरफ, तो वही फार्मूला आई इंटू एल स्क्वायर, लेकिन इस बार आई कैप में आ जाता, ये आई करंट के लिए है। बात क्लियर। अब इसमें अगर दो में इकट्ठे जोड़ के दे तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, हम वेक्टोरियली ऐड कर लेंगे। जरा इस चीज को देखिए, एक एक डायरेक्शन में तो आराम से हो गया। अब जरा सा इसी सिचुएशन को थोड़ा सा हम ओके, एक करंट है, हमने ले लिया x ले लिया, y ले लिया और ये z ले लिया। यहां पर कुछ ऐसे है, जो वायर है वो कुछ ऐसे है। यहां पर वायर नहीं है, मैं यहां डॉट 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 से दिखा रहा हूं। वायर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर इधर आ गया जेड की तरफ, यहां यहां, और आपको इस स्ट्रक्चर का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कह रहा है। तो आप देखो, आप कहोगे कि सर ये तो चला गया एक्स वाई प्लेन में, ये स्ट्रक्चर चला गया वाई जेड प्लेन में, मतलब कहानी कुछ ऐसी हो गई, ये खुली किताब की तरह, ये ऊपर वाला प्लेन हो गया, ये नीचे वाला प्लेन हो गया, और इस इधर कोई करंट नहीं जा रहा है। तब आप कहोगे कि ठीक है, दोनों प्लेन को ना मैं अलग अलग कर लेता हूं और दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेता हूं और फिर वेक्टोरियली ऐड कर दूंगा। मतलब क्या है कि आप यहां पर कोई करंट नहीं है, पर अगर ये ब्रांच में जोड़ूं तभी जाके ये प्लेन बनेगा, और अगर इसके लिए भी मैं ये ब्रांच जोड़ूं तभी जाके ये प्लेन बनेगा। तो आप क्या करो, इसको मान लो कि इसमें ये ब्रांच, इसमें दो ब्रांच ऐसे मान लो कि इसमें करंट इसके हिसाब से आई इधर जा रही है और इसके हिसाब से आई इधर जा रही है। देखो इसमें ये कह रहा है इधर जा रही है, ये कह रहा है इधर जा रही है, मतलब नेट जीरो हो गया। जो पहले जीरो था, पर मैथमेटिकली हमने इसे यूटिलाइज कर लिया, हमने इस बात को कह के ये लूप भी कंप्लीट कर दिया और ये लूप भी कंप्लीट कर दिया। +2 -2 फिर 0, +i -i 0, यहां कुछ नहीं था, भी नहीं है, राइट। तो देखिए यहां पर अब आप देख रहे हैं एक्स वाई के हिसाब से वही एल एल था, क्या हो जाएगा, करंट आई है भाई, करंट आई है, साइज एल है, तो इसका आई एल स्क्वायर, इसको मैं m1 कह दूं, आई एल स्क्वायर पर किस डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में, इसका निकल गया m1। और इसका जब m2 करूं तो किस डायरेक्शन में, देखो y डायरेक्शन में, m2 निकल गया, क्लियर। ये आई एल स्क्वायर मुझे निकल गया जे डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या दिक्कत हुआ, मैंने लिख दिया m वेक्टर इक्वल टू m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, यानी आई एल स्क्वायर कॉमन हो गया, आई में भी है और आई एल स्क्वायर इसका जे में भी है, हम ऐसे लिख सकते हैं, आई में भी है और जे में भी है।
ओके। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछ दे तो मैग्नीट्यूड आप जानते हो कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर वेक्टर को अगर हम जोड़ें, मान लो एफ और एफ को, और ये दोनों परपेंडिकुलर हों तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाता है। क्लियर? तो यहां वही हो जाएगा, अंडर रूट m1 और m2 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, और एंगल आई जे के बीच 90 डिग्री, यानी आई एल स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर, ठीक है, ओके, यानी √2 टाइम्स ऑफ आई एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर और √2f बन जाता है, तो यहाँ √2 टाइम्स आई एल स्क्वायर, ये आ गया नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे स्ट्रक्चर का हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी में कुछ और चीजें देखें, मिटाओ यहाँ पे, क्लियर, कि यहां से ये करंट ऐसे ऐसे आई और यहां ये इसमें निकल गई, इसमें निकल गई, इसमें निकल गई करंट। ये जो सर्कल है इसका रेडियस है r, जबकि ये जो सर्कल है इसका रेडियस है 2r। अब आप देखो यहां पर टचिंग नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना, कि यहां से करंट आया और ये ब्रिज की तरह समझो, ये नीचे से निकल के फिर दूसरा बना दिया, फिर यहां ऐसे, ओके। तो ये स्ट्रक्चर का अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो देखो, इसमें करंट है क्लॉकवाइज और इसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट क्लॉकवाइज के हिसाब से अंदर जाएगा, ठीक है, क्रॉस साइड में जाएगा, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर आएगा। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, अगर करंट सब जगह आई 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 ही है, तो आप सीधा सीधी क्या कहोगे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू पाई आर स्क्वायर, किस तरफ, बाहर, बाहर मतलब डॉट, इसका क्या कहोगे, आई इंटू पाई 2r का स्क्वायर, किधर, अंदर, क्रॉस, यानी आई इंटू पाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्रॉस में आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका मैंने कह दिया m2, इसका मैंने कह दिया m1, तो हो जाएगा m2 माइनस m1, किस डायरेक्शन में, क्रॉस डायरेक्शन में, क्योंकि ये ज्यादा m2 ज्यादा है, कितना, 4 माइनस 1 3 पाई आर स्क्वायर, क्रॉस डायरेक्शन में। बात क्लियर हुआ, बात क्लियर हो गया। ओ आई छूट रहा है, आई 3 पाई आर स्क्वायर आई, ओके, क्रॉस डायरेक्शन। बात क्लियर हो गया, ओके।